Hello friends, good afternoon to all of you. My name is Jignesh Kumar Sinha and I welcome you to Tectonic IS Academy. आज हम लोग देखने जा रहे हैं वैदिक एज के बारे में। हम लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एंशिएंट इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग थीम वाइज हम लोग स्मॉल वीडियोज़ में हम लोग सारा चीज़ को समराइज करते जा रहे हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक है वैदिक एज के बारे में देखने जा रहे हैं। तो टाइमलाइन तो हम लोग पहले ही देख चुके थे फर्स्ट वीडियो में ही, ये 1500 BC से 600 BC तक का हम लोग का एज है वैदिक एज। अच्छा, हम लोग पढ़ क्या क्या चुके हैं, हम लोग एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं। तो एंशिएंट इंडिया में सबसे पहले हम लोग ये देखे थे कि हम लोग जो पूर्वज थे वो कैसे कैसे पूर्वज से लेकर के आज तक मतलब हम लोग का कैसे कैसे हम लोग बढ़ते आ रहे हैं, इस तरह से हम लोग सारा स्टोरी देखते आ रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग देखे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज में हम लोग देखे कि हम लोग आदि मानव रहते थे, वो आग जलाना सीखे, खेती करना धीरे धीरे सीखे, और वो धीरे धीरे करके कैसे कैसे नए नए चीज़ का इन्वेंट करते गए, आगे बढ़ते गए। ये सब हो गया हमारा स्टोन एज में देखे थे कि पत्थर का हथियार वगैरह बनाते थे उस समय में। स्टोन एज से हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। फिर हम लोग का क्या आया, हड़प्पा सिविलाइजेशन आया। हड़प्पा सिविलाइजेशन में हम लोग देखे कि मतलब हड़प्पा के लोग कैसे मतलब कि स्टोन एज में लोग मतलब कि गांव देहात में जैसे तैसे करके जहाँ तहाँ रहते थे, न्यूलिथिक एज में घर बनाना चालू कर दिए थे। लेकिन हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखे कि हमारा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन था पूरा एक सिटी बन चुका था, हाईली मॉडर्नाइज हो चुके थे वो लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन का। लेकिन फिर से क्या होता है, पतन होता है, उनका डाउनफॉल होता है। और उसके बाद फिर क्या होता है कि हम लोग का फिर आ जाता है, हम लोग आ जाता है उसके बाद फिर क्या आता है, ये वैदिक एज आता है। वैदिक एज में हम लोग का है कि वैदिक एज में अभी फिर से हम लोग का एक तरह से कहो कि हम लोग फिर से एक तरह से हम लोग का जो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसमें काफी मॉडर्नाइज हो चुके थे। अब फिर से हम लोग गांव की तरफ आ चुके हैं। ये मतलब एक तरह से है ना, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करता है। कैसे मतलब हम लोग मतलब कि स्टोन एज में हम लोग एक जंगली की तरह रहते थे। हम लोग पूरे मतलब कि हम लोग मतलब कि घूम घूम के खाते थे, इधर उधर जो भी मिल गया खा लिए। एक तरह से मतलब कि बहुत ही मतलब कि जंगली टाइप का लाइफ स्टाइल था। वहाँ से कैसे बढ़ते कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में पूरा हम लोग एकदम मॉडर्नाइज हो चुके थे। हम लोग मतलब कि पका हुआ ईंट का मकान बनाते थे। हम लोग का गली होता था तो 90 डिग्री पे क्रॉस करता था, नाला होता था, कुआं होता था, अच्छा घर होता था, सिटाडेल होता था, ग्रैंडरी रखने के लिए बड़ा बड़ा ग्रैंडरीज होता था, नहाने के लिए बड़ा बड़ा बाथ होता था, ग्रेट बाथ होता था जो मोहनजोदारो में मिला है। तो कैसे एक मतलब कि हाईली मॉडर्नाइज हम लोग का सिटी था, कैसे हम लोग कितने मॉडर्नाइज हो चुके थे। फिर से जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब फिर से डाउनफॉल होता है तो कैसे फिर हम लोग गाँव की तरफ पहुँच जाते हैं, यानी छोटे छोटे गाँव के जंगली तो नहीं कहेंगे, बट फिर से एकदम हम लोग मतलब कि विलेज लाइफ स्टाइल हम लोग आ जाता है यहाँ से। और ये देखेंगे ना कि आज मतलब कि ये देखेंगे कि ऋग्वेद में लोगों का मतलब रहन सहन तो विलेज टाइप का ही था, लेकिन ऋग्वेद के समय में लोगों का जो सोसाइटल वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, वहाँ का जो सोसाइटल सिस्टम था, वहाँ का जो रिलीजियस जो लोग फॉलो करते थे, वहाँ का जो इकोनॉमी था, कैसे कैसे क्या था। और उसके बाद फिर हम लोग का फिर जैसे हम लोग ऋग्वेद से हम लेटर वैदिक काल में हम जो आते हैं, जब कुछ समय आगे बीतता है तो लोगों का कैसे माइंड चेंज होता है ये देखेंगे। जैसे कि आज भी हम लोग को जो विधवा लड़की जो वुमेन है, शादी करने के बाद विधवा हो जाती है, शादी नहीं करने दिया जाता है, या फिर वो इतना सोसाइटल प्रेशर रहता है, सोसाइटी का इतना प्रेशर रहता है कि शादी नहीं कर पाती है वो। लेकिन देखेंगे कि ऋग्वेदिक में काल में कैसे कोई अगर लेडीज विधवा हो जाती थी तो उनको मतलब शादी करने के लिए परमिशन दिया जाता था, शादी कर सकती थी वो अपने ही मतलब कि उसी घर में जो जिसका वो हस्बैंड का डेथ हो गया तो छोटे भाई से शादी कर लेती थी, और शादी करने के लिए परमिशन दिया जाता था। तो इस तरह से वहाँ का कितना अच्छा सिस्टम था। वहाँ मतलब चाइल्ड मैरिज उस समय में नहीं होता था, अर्ली वैदिक काल की बात कर रहे हैं, चाइल्ड मैरिज नहीं होता था। तो इस तरह सोसाइटी बहुत ही अच्छा था। हम लोग का वहाँ पे जो वर्णा सिस्टम तो था कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि क्षत्रिय है ना, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, 4 वर्णा सिस्टम था, लेकिन हम हार्ड लाइन पे नहीं था। वो हम लोग का ऑक्यूपेशन बेसिस पे था। अगर कोई एक ही फैमिली में अगर कोई किसी का अगर बाप है जो अगर ब्राह्मण है तो संस्कृत पढ़ा हुआ है, तो किसी का दादाजी अगर संस्कृत पढ़े हुए तो ब्राह्मण है, तो उसके पिताजी हो सके वो अगर वो योद्धा हो तो वो क्षत्रिय हो जाएंगे, उनका बेटा हो सके किसान हो तो हो सके वो वैश्य हो जाएगा, उसका बेटा हो सके वो नाले साफ करता हो, इधर उधर करता हो तो उसको शूद्र में आ जाए। तो एक ही फैमिली में कैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते थे, ऐसा देखा गया है। ऋग्वेदिक काल में उतना हार्डला नहीं था। तो कैसे मतलब कि रहन सहन तो उन लोगों का लाइफ स्टाइल मतलब कि विलेज टाइप का था, लेकिन कितना हाईली मॉडर्नाइज्ड उन लोगों का थॉट था, ये देखने को मिलता है हम लोगों को जब ऋग्वेदिक काल में। लेकिन जैसे जैसे ऋग्वेदिक से हम लोग लेटर वैदिक में आते हैं तब देखेंगे मतलब कि जब से 1500 से 1000 ईस्वी के आसपास कितना अच्छा रहते तो गाँव में थे, लेकिन उनका जो मेंटल थॉट था, उन लोग का थॉट प्रोसेस था, उन लोग का जो सोसाइटी था कितना मतलब वेल डेवलप्ड था।
थॉट बेसिस पे हाईली डेवलप था। लेकिन जैसे 1000 से 600 की तरफ बढ़ना चालू करेंगे लेटर वैदिक में, क्या होता है धीरे धीरे जितने वुमेन रहती है उसको कोई भी मीटिंग में पार्टिसिपेट करने से रोक दिया जाता है। अगर विधवा हो गई तो धीरे धीरे शादी करने से रोक दिया जाता है। वहाँ पे मोनोगमी नहीं, एक शादी नहीं, धीरे धीरे प्रचलन 2 शादी की तरफ बढ़ जाता है या 3 शादी की तरफ बढ़ जाता है। मैंने मोनोगमी से धीरे धीरे पॉलीगैमी की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा सिस्टम हो जाता है। तो मतलब कि धीरे धीरे कैसे कैसे समाज का पतन होना चालू होता है। धीरे धीरे मतलब कि रहने तो लगते हैं सिटी में, लेकिन धीरे धीरे मेंटल स्टेटस जो है ना, उन लोगों का जो सोसाइटल स्टेटस है ना, धीरे धीरे गिरते चला जाता है। होता है ना कि देखने का तो एकदम पूरा एकदम ठाट वाट से रह रहा है, लेकिन एकदम दिमाग ही मतलब कचरा भरा हुआ है पूरा, वही वाला बात हो गया। धीरे धीरे गिरते चले जाते हैं। अब फिर देख लो अंग्रेज के समय में क्या हो गया, विधवा सिस्टम था ना, विधवा प्रथा था, बच्चे को शादी कर दिया जाता था, बाल विवाह था ना, और मतलब कि तरह तरह की कुरीतियां मतलब समाज में आ गया था। तो अभी भी जिंदे जला दिया जाता था। तो कह रहे हैं कि मतलब कि अभी भी हम लोग का उस तरह का सिस्टम, हम लोग अभी भी उतना वेल डेवलप्ड माइंड थॉट हम लोग अभी भी नहीं है जितना हम लोग ऋग्वेद में था। ये सब देखेंगे, ऐश्वर्य बता दी इसलिए ताकि समझ में आए, कनेक्ट हो कि क्या पढ़ रहे हैं और किस लिए पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, और हिस्ट्री कैसे अपने आप को रिपीट करता है, कैसे हम लोग कितने गिर चुके हैं। अभी भी हम लोग का है, तो हम लोग का मकान बड़ा बड़ा बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, बड़ा एकदम सब कुछ है, अच्छे सुविधा है, फ्लाइट है, एयरप्लेन है, मतलब हर चीज़ सुविधा है, मतलब कि हर तरह का फैसिलिटीज है। लेकिन थॉट मेंटल सोसाइटी क्या है, कैसे देखते हैं, तो वो मतलब कि ये सब चीज़ मतलब कि हम लोग एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बता दिए हैं। आपको ज़्यादा नहीं है, बाकी तो फैक्ट ही चलेगा, ये तो समझने का चीज़ हो गया, बाकी तो फैक्ट ही है। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर हम बताएंगे कि ऋग वैदिक को और लेटर वैदिक को हम डिवाइड करेंगे। अब बताएंगे कि इसका सोसाइटी कैसा था, इसका सोसाइटी कैसा था, इसका रिलीजन कैसा था, इसका रिलीजन कैसा था, मैंने अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी दोनों का कैसा था, रिलीजन कैसा था, क्या खाते पीते थे, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, हर चीज़ पर कंपेयर करेंगे तो वहाँ ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो हमें पूछता। वैदिक काल का ये हो गया टाइमलाइन। एक है बोगाचकाई, इसको बोलते हैं बोगाचकाई इंस्क्रिप्शन। पूछता है कि बोगाचकाई इंस्क्रिप्शन जो है, जो हमारा वैदिक काल का जो है, कहाँ से मिला है। तो ये कभी दे देगा एशिया माइनर, कभी दे देगा टर्की। एशिया माइनर का ही जो हमारा अनाटोलिया वाला जो रीजन है, जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जो टर्की के आसपास का रीजन है, उसी को बोलते हैं, वहीं से मिला है एक इंस्क्रिप्शन मिला है, उसको बोलते हैं बोगाचकाई इंस्क्रिप्शन। उसमें एक्चुअली मिला क्या है, तो इंडिया का जो वैदिक एज था उसमें 4 गो जो वैदिक गॉड है उनके बारे में मेंशन मिलता है उसमें, इंद्र, वरुण, मित्रा और नास्तेया। जब हम लोग ऋग वैदिक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड थे वो इंद्र थे। उसके बाद हम लोग का जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट गॉड थे वो हम लोग का अग्निदेव थे, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग का वरुण आते थे। तो देखेंगे जब ऋग वैदिक पढ़ेंगे तो इसलिए क्या है ना कि प्रूफ सेंट्रल एशिया थ्योरी एज देयर होमलैंड। ये क्या है कि बहुत सा जो ज्योग्राफर है ना, अलग अलग अपना जैसे कि ये कयास लगाते हैं कि हम लोग के पास जैसे कि जो आर्यंस हैं, जो आर्यंस बोलते हैं ना, वैदिक काल के लोगों को जो आर्यंस बोलते हैं, जो वैदिक काल में जो लोग रहते थे उनको आर्यंस बोलते हैं। तो आर्यंस आखिर इंडिया में आए कैसे? हड़प्पा तो डूब चुका था, हड़प्पा सिंधु नदी जो बहती थी, बहुत लोग उसमें भी बहुत अलग अलग जो ज्योग्राफर अलग अलग रीजन दिए हैं। कोई बोलते हैं कि सिंधु घाटी सत्ता का पतन कैसे हुआ, तो कोई बोलते हैं कि जो नदी था वो सूख गया था, ये बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि सिंधु घाटी का पतन क्यों हो गया, कि नदी है जो सूख गया। बहुत लोग बोलते हैं कि नदी इतना फ्लो हो गया कि सारा लोग डूब गया। तो कोई बोलते हैं एक्स्ट्रा मतलब कि फ्लड के कारण, कोई बोलते हैं ड्राउट के कारण, कोई बोलते हैं कि बहुत लोग अटैक किए हैं, बहुत लोग मतलब सेंट्रल एशिया से और आसपास के रीजन से मतलब कि नॉर्थ से अटैक किए हैं, अटैक करके मतलब इसको बर्बाद कर दिए, तहस नहस कर दिए। अलग अलग थ्योरी देते हैं लोग कि कैसे इंडस वैली डूबा, खराब हुआ, मतलब टूट गया, बर्बाद हो गया। तो इंडस वैली के टूटने के बाद इतना तो पता है ना कि इंडस वैली डूब चुका है, क्योंकि आज हम लोग है ही नहीं इंडस वैली। तो इंडस वैली से टूटने के बाद आखिर जो वैदिक एज के लोग थे, जो आर्यंस जिसको बोलते हैं, इसको आर्यंस बोलते हैं, वैदिक एज के लोगों को आर्यंस बोलते हैं। तो ये आर्यंस जो हैं, ये आर्यंस आए कहाँ से? तो कुछ लोग बोलते हैं कि सेंट्रल एशिया से आए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आर्टिक से आए हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि यूरोप से आए हैं। अलग अलग लोगों का अलग अलग थॉट है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ज्योग्राफर्स हैं, जो मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट जो हैं, ये बताते हैं कि जो आर्यंस जो हैं, जो वैदिक एज के लोग जो हैं, वो हमारा सेंट्रल एशिया से आए हैं। माने मोस्ट ऑफ द अटैक तो ऊपर से ही हुआ है ना, नीचे तो हमारा पानी ही भरा हुआ है, तो हमारा हिमालय के ऊपर से ही आएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि सेंट्रल एशिया से ही हम लोग का सेंट्रल एशिया से ही आता है। ये देखोगे इंडिया का तो इधर तो पानी नहीं थी इधर का ना, तो यहाँ से इधर से ही आए हैं ऊपर से, सेंट्रल एशिया के तरफ से तो आर्यंस आए हैं। तो ये जो बोगाच का इंस्क्रिप्शन है ना, ये भी प्रूफ करता है कि सेंट्रल एशियन थ्योरी एज देयर होमलैंड, कि आर्यंस का होमलैंड कौन था, सेंट्रल एशिया से आया, ऐसा प्रूफ करता है। आर्यंस क्या है, ये
सप्त सिंधु गंगा यमुना, माने कि आर्यंस जो था थे ना, जब सेंट्रल एशिया से आएंगे ऊपर से तो पहले तो इंडस की तरफ आएंगे, इंडस की तरफ ही आएंगे ना, तो सबसे पहले सप्त सिंधु बोले तो क्या, इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, 7 नदी के आसपास वहाँ पे जो था सातों, उसको बोलते थे सप्त सिंधु। तो वहाँ पे सबसे पहले आर्यंस आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आर्यंस, अब जैसे कि जनसंख्या बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो शिफ्ट तो करेंगे ना, कहीं ना कहीं चाहिए ना, तो जहाँ वहीं शिफ्ट करेंगे जहाँ पानी होगा वहीं पे खेती हो सकता है, वहीं पे पी सकते हैं, वहीं कुछ कर सकते हैं अपना। तो इसलिए धीरे धीरे करके गंगा की तरफ शिफ्ट करते हैं, धीरे धीरे ईस्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं अपना। उसके बाद फिर देखते हैं कुछ वैदिक लिटरेचर्स के बारे में देखते हैं। वैदिक लिटरेचर्स है ना, उसको हम लोग श्रुति बोलते हैं। श्रुति मतलब क्या, सुनना, कान से सुनना। तो एक्चुअली क्या है ना कि वैदिक एज के टाइम पे जो भी हमारा लिखा गया था या जो भी हमारा था, हमारा जो भी बुक्स वगैरह लिखा हुआ था, वो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि हमारा इंसेस्टर्स को वो मतलब कि कैसे हम लोग मिला है, कुछ ऐसा था जो कि हमारा इंसेस्टर्स को धीरे धीरे कहानी के फॉर्म में सुना करके बताया गया है। माने हमारे पूर्वज थे, हमारे पूर्वज के पूर्वज के पूर्वज जो अपने पूर्वज को दिए, अपने मतलब कि आने वाले फ्यूचर्स को, जनरेशन को दिए, वो नेक्स्ट जनरेशन को दिए, वो नेक्स्ट जनरेशन को दिए। इस तरह से सुनते हुए कहानी आगे बढ़ते चला गया, ठीक है ना। इस तरह से ये इसलिए इसको बोलते हैं श्रुति बोलते हैं, ठीक है। 4 वैदिक लिटरेचर मेन है। वैदिक लिटरेचर, ये वेदा के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वैदिक लिटरेचर के बारे में बोल रहे हैं। 4 मेन वैदिक लिटरेचर था। एक को बोलते हैं संहिता या वेदा, दूसरा को बोलते हैं ब्राह्मणस, तीसरा को बोलते हैं अरण्यकाश, चौथा को बोलते हैं उपनिषद। तो श्रुति या वेदा है ना जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही वेद तो हम लोग पढ़ते हैं कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट था संहिता या वेदा। लेकिन ब्राह्मणस भी लिखा गया था, अरण्यकाश भी लिखा गया था, उपनिषद भी लिखा गया था। तो ब्राह्मणस क्या हो गया, माने कि कितने तरह का सैक्रिफाइस हो सकता है, क्या क्या सैक्रिफाइस सिस्टम था, तो वो सब ब्राह्मणस में लिखा गया है सैक्रिफाइस के बारे में, ठीक है ना। अरण्यकाश, जो लोग जंगल में रहते थे, जैसे कि बहुत लोग सन्यासी हैं, हर्मिट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जंगल में रहकर तपस्या करते हैं, अपना लिखते पढ़ते हैं, तो वो लोग कुछ अगर लिख दिए तो उसको जो फॉरेस्ट में जो रहते हैं ना, वो जो कुछ लिखते थे तो उसको अरण्यकाश बोलते हैं। इसका मतलब ही होता है फॉरेस्ट, मैंने फॉरेस्ट में जो कुछ लिखा गया है वेद के बारे में, वैदिक काल में, वो सब अरण्यकाश में आ गया। उपनिषद को बोलते हैं हम लोग वेदांता भी बोलते हैं। वेदांता बोले तो क्या, वेद का सबसे लास्ट, वैदिक एज का सबसे लास्ट में लिखा गया, अंत में, वेदांता अंत में, वेद का अंत में, मैंने वैदिक काल के लास्ट में सबसे लिखा गया जो है, जो हमारा जो लिटरेचर है उसको वेदांता बोलते हैं। ये उपनिषद है, ठीक है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना 108 को उपनिषद हम लोगों का है जो, तो वे इसको बोलते हैं फिलोसफिकल टेक्स्ट। पूछता है एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिलोसफिकल टेक्स्ट, किसमें फिलोसफी लिखा गया है, तो इसमें फिलोसफी के बारे में लिखा गया। फिलोसफी होता है, हम लोग पढ़ते हैं ना फिलोसफी, तो ये फिलोसफिकल इसमें है। उसी पर ऐसा पता है कि वेदा में 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में हम लोग क्या है, 10 और 28 हाइम्स है, 10 और 28 हाइम्स लिखा गया है इसमें। और इसको 10 मंडल में डिवाइड किया गया, जिस तरह से हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस तरह से इसको भी 10 मंडल में डिवाइड किया गया है, मेजर 10 मंडल में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद में मिलता क्या है, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स का ये बहुत सा कलेक्शन है। इसमें सबसे ओल्डेस्ट वेदा हम लोग का ऋग्वेद है, और हम लोग का फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, क्योंकि पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी ह्यूमन काइंड का ऐसा माना जाता है कि सबसे पहला लिखा हुआ कुछ ऐसा चीज है ये, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड बोलते हैं। उसे सामवेद तो देखेंगे, तो सामवेद में क्या है बेसिकली, सामवेद में क्या लिखा गया है, ये बुक्स ऑफ चैंट्स एंड मेलोडीज है। माने कि इसमें कुछ ऐसा है ना कि मतलब अति टाइप का, कुछ गाने टाइप का, कुछ भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, इस तरह से लिखा गया है ना। इस तरह से इसका हंस इसमें लिखा गया, इस तरह से लिखा गया, लिरिक्स वगैरह इसका इस तरह से लिखा गया है ना इसमें, हंस लिरिक्स वगैरह कि गा सकते हैं उसको, मेलोडिक फॉर्म में गा सकते हैं, कुछ चैंट कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं। समा, ऐसे भी समा मतलब होता है कि नहीं कर रहा है भाई तो समा क्यों बांध रहा है, नहीं बोलता समा क्यों बांध रहा है। समा बांधना मैंने एकदम पूरा मुजरा उजरा टाइप का नहीं होता है, कुछ एकदम गाना उना उस तरह का होता है कि समा बांधना माने मेलोडीज। यजुर्वेद के या से वाई से मतलब ही होता है याजना माने कि सब अच्छे सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, रिचुअल इसको बोलते हैं रिचुअल वेदा मैंने बोले कि तू कुछ हाँ, यजुर्वेद मतलब ये होता है कि कुछ मतलब कि रिचुअल मैंने बोले तो जैसे कि होता है ना कि पहले के जमाने में ब्राह्मण होते थे, बोलते थे कि आप मतलब कि आप सेक्रीफाइस कीजिए तब भगवान खुश हो जाएंगे, ये कीजिए वो कीजिए। तो अलग अलग तरह के सेक्रीफाइस के बारे में उसका प्रेयर्स कि सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो कौन सेक्रीफाइस में कौन सा प्रेयर करना पड़ेगा, किस तरह होगा, ये सब सेक्रीफाइस के बारे में बताता है। अथर्ववेद है जो कि बताता है क्या, बुक्स ऑफ मैजिकल फार्मूला है। मैजिकल फार्मूला ये किस लिए कि मतलब कि अगर किसी को मतलब कि स्पेल ऑफ बॉड ऑफ इविल्स एंड डिजीज, अगर किसी को कुछ मतलब कि किसी को कुछ होता है ना कि अगर कोई बीमार हो गया उसको कैसे ठीक करना है, किसी को भूत धर लिया या बीमार हो गया
होता है ना कि स्वस्थ नहीं है, तो उसके लिए इसमें बहुत सारा इसमें मैजिकल फार्मूला बताया गया कि मैजिकल फार्मूला दिया गया कि कैसे कैसे मैजिक्स वगैरह होता है या फिर वो सब ठीक करने के लिए। हो गया ना। 10 मंडल बताए हैं, तो 10वां मंडल जो है वो वर्ना सिस्टम के बारे में बताता है, पूछता है कि 9वां मंडल किसके बारे में बताता है, 10वां मंडल किसके बारे में बताता है। तो 9वां मंडल बताता है सोम के बारे में, जो दारू पीते थे, दारू होता था सोम, तो वो 9वां मंडल में लिखा गया है, उसको बोलते हैं सोम मंडल। और ये 10वां मंडल है जो कि 4 वर्णा के बारे में बताता है। 4 वर्णों को पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हो गया। कभी कभी ये पूछता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इसके जो हाइम्स हैं, तो उसको जो रिसाइट करता है, जो पंडित लोग, उसको स्पेशल उसको बोलते हैं ब्राह्मण को, तो क्या बोलते हैं? तो जो ऋग्वेद का जो हाइम्स को जो रिसाइट करते हैं जो पंडित लोग, उसको बोलते हैं होत्री। मतलब जो पर्सन जो ये हमारा सबसे पुराना काव्य हमारा ये रामायण ही है, महाभारत नहीं। सबसे पुराना काव्य हमारा रामायण है, और सबसे लार्जेस्ट हमारा कौन सा है? महाभारत है हमारा। ये सबसे लार्जेस्ट है, ये सबसे पुराना है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम फिर देख लेते हैं। अच्छा, ये कभी कभी नहीं, बहुत बार पूछता है एग्जाम में, ये बहुत बार पूछता है कि जो हमारा स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, माने इंडियन फिलोसफर्स हैं, अलग अलग तरह के फिलोसफी दिए हैं इंडियन सोसाइटी के बारे में। तो कौन सा अलग अलग फिलोसफर हैं, कौन कौन से फिलोसफी दिए हैं? तो जैसे पूछता है दर्शन शास्त्र, जैसे कि बहुत सारे दर्शन जो है, और कौन से उनके फाउंडर हैं। जैसे पूछता है कि सांख्य दर्शन कौन दिए हैं? कपिल दिए हैं। योग दर्शन कौन दिए हैं? पतंजलि दिए हैं। न्याय दर्शन कौन दिए हैं? गौतम दिए हैं। वैशेषिक दर्शन कौन दिए हैं? कनाद दिए हैं। अब मीमांसा या पूर्व मीमांसा कौन दिए हैं? जैमिनी। अब वेदांता या इसको उत्तर मीमांसा बोलते हैं, बद्रायन। इसको याद करना ही पड़ेगा, इसको कुछ पॉइंट यहाँ ट्रिक लगा सकते हैं आप लोग, मतलब कि ऐसे ट्रिक लगा कर सकते हैं कि सांख्य दर्शन, सांख्य मतलब होता है संघ। आप लोग सारा फिलोसफी के बारे में देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा सा हम ये बता देते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्या है कि प्रीलिम्स के लिए कम तो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सिविल सर्विस के मेंस में भी काम आएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को कोई भी आंसर राइटिंग करते हैं तो हम लोग को अलग अलग थीमेटिक बेसिस पर आंसर लिखना होता है। थीम बोले तो ज्योग्राफिकल एरियाज, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, सोसाइटल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, ऐसा अलग थीम पे आंसर लिखना होता है। तो कुछ पॉइंट अगर मालूम होगा ना पहले से, तो बाकी पॉइंट बना के आगे पीछे जोड़ के भी आंसर लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। तो देखते हैं, ऋग वैदिक काल बोले तो 1500 से 1000, और लैटर वैदिक बोले तो यहाँ से ये हो जाएगा 1000 से 600 BC, ये हो जाएगा। और ये ऋग वैदिक बोले तो ये 1500 से 1000 BC, ये हो जाएगा इतना। ज्योग्राफिकल एरिया देखते हैं, जैसे ही बताए हैं कि सेंट्रल एशिया से आए हैं तो सबसे पहले वेस्ट की तरफ आए होंगे, तो सप्त सिंधु की तरफ सबसे पहले आए थे। सप्त सिंधु से धीरे धीरे अगर यहाँ देखेंगे तो कवर्ड होल ऑफ नॉर्थ इंडिया, यहाँ होल नॉर्थ इंडिया में कवर कर लिए, और धीरे शिफ्टेड टू द गंगा एंड सरस्वती। ये आए हैं सप्त सिंधु की तरफ, लेकिन बाद में जब लेटर वैदिक काल में धीरे धीरे गंगा की तरफ शिफ्ट करते चले गए, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, जैसे ऋग्वेद में देखेंगे ना तो 40 रिवर का नाम मेंशन आता है ऋग्वेद में, क्योंकि यह अगली वैदिक है। ऋग्वेद में मोस्ट मेंशन्ड रिवर कौन सा है? सिंधु, क्योंकि सिंधु के आसपास ही ये लोग आए हैं, सब सिंधु को, इसलिए मोस्ट मेंशन्ड है। मोस्ट पायस रिवर, सबसे पवित्र नदी कौन था? सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी मानते हैं। और गंगा का नाम मात्र एक बार आता है ऋग्वेद में, पूरे ऋग्वेद में। पूछ सकता है गंगा का नाम कितने बार आता है? एक बार मात्र आता है। और यमुना का नाम 3 बार आता है। ऐसे भी यमुना इधर आता है, गंगा का राइट ट्रिब्यूटरी है, तो पहले यमुना आएगा फिर गंगा आएगा। तो पहले यमुना की तरफ पहुंचे होंगे तो यमुना के बारे में लिखे होंगे, 3 बार लिख दिए होंगे। गंगा पहुंचते लेट हो गया होगा, जब तक ऋग्वेद खत्म हो गया होगा, लेटर वैदिक आ गया होगा, तो गंगा का नाम एक ही बार मेंशन हुआ है। ये हो गया। उसके बाद ऋग्वेदिक में हम लोग एक वार का युद्ध का नाम आता है 10 राजन वार। उसमें क्या था कि 10 राजा मिल करके एक लड़ाई करते हैं। उसमें मतलब कि वो लड़ाई ज्यादा पूछेगा नहीं कि इसके बारे में डिटेल नहीं पूछेगा 10 राजन वार कहाँ पे मेंशन है, तो ऋग्वेद में मेंशन है। इसमें कौन सी नदी पे हुआ था? रावी नदी के तट पे ये लड़ाई हुआ था, जिसमें कि पारुष्णी, इसको पहले पारुष्णी रिवर ही बोलते थे, अभी रावी बोलते हैं, पहले पारुष्णी रिवर ही बोलते थे रावी नदी को। फिर यहाँ पे देखेंगे तो फिर ये जो देखी जो गंगा के आसपास ये फैल गया धीरे धीरे, और इमरजेंस अब यहाँ पे जनपद का इमरजेंस चालू हो गया। अभी देखते हैं
कि जैसे अब यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे धीरे धीरे क्या था कि यहाँ पे मतलब कि सभा समिति हुआ करता था जिसका कि राजा पे कंट्रोल होता था। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, राजा धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता चला गया। और यहाँ पे देखे थे कि हम लोग हेरिडिटरी नहीं होता था कोई भी चीज, अपने ऑक्यूपेशन बेसिस पे हर चीज काम करते थे। यहाँ पे धीरे धीरे हर चीज धीरे धीरे हेरिडिटरी कंप्लीटली हुआ नहीं, लेकिन धीरे धीरे होने के कगार पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा था। राजा हुआ, वो अपने धीरे धीरे बेटा को बना दिया राजा, उसको बेटा को बना दिया राजा, धीरे धीरे इस तरह से जा रहा था। इसलिए धीरे देखेंगे कि जो सभा समिति हुआ करता था, जिसका कंट्रोल होता था राजा पे, धीरे धीरे कमजोर होते चला गया सभा समिति। जैसे पॉलिटिकल सिस्टम देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे कुल होता था, कुल के बाद ग्राम होता था, ग्राम के बाद 20 जन राष्ट्र, इस तरह से अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था। जैसे अभी है ना कि हमारा पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, कंट्री है, उस तरह से कुल ग्राम 20 जन राष्ट्र, इस तरह से हुआ करता था। राष्ट्र का जो हेड होता था वो राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति या जो मतलब उसको कहते हैं ना राजा हुआ करता था, वो होता था राष्ट्रपति, कुलपति, ग्रामपति, इस तरह से। सभा समिति बताए हैं कि जो हुआ करता था उसमें सभा पूछता है कि सभा जो हुआ करता था ना, मोस्ट प्रिविलेज लोग थे जो हाईली मतलब जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे या जिनका ज्यादा पावर होता था, उन लोगों का, प्रिविलेज लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था जो इसमें पार्टिसिपेट करते थे सभा में। और समिति सारे लोग के लिए ओपन था, पूरे लोग कहीं भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, कोई भी कॉमन मैन भी समिति में पार्टिसिपेट कर सकता था। तो यहाँ पे ये सब हो गया पॉलिटिकल सिस्टम। यहाँ पॉलिटिकल देखेंगे तो लार्ज किंगडम एंड स्टेटली सिटी इमर्ज। अभी क्या बोले कि जैसे जैसे जनपद आना चालू होता है, अभी महाजनपद नहीं आ रहा है, वैदिक काल जैसे ही खत्म होगा जनपद से महाजनपद चालू हो जाएगा। अभी जनपद था, जैसे छोटा छोटा जनपद, जैसे कुरु है, पंचाल है, काशी है, ये सब छोटा छोटा जनपद था। अब जैसे जैसे जनपद खत्म होगा तो 16 को महाजनपद बन जाएगा पूरे इंडिया में। उसमें बोलते हैं हम लोग मगध है, बज्जी है, काशी है, कोसल है, बत्सा है, पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वो सब महाजनपद 16 को बनता है। ये सब छोटा छोटा जनपद था, इस तरह से छोटा छोटा। अब कुरु जनपद था, लेकिन ये कुरु बाद में जैसे कि पंचाल है, काशी, तो काशी महाजनपद भी बनता है, तो काशी आसपास के एरिया को मिला के अपना महाजनपद भी बन जाता है बाद में। यहाँ पे पॉलिटिकल देखते हैं, लार्ज किंगडम बनने लगा धीरे धीरे। इसको किंग डिड नॉट पोसेस स्टैंडिंग आर्मी, अभी भी किंग के पास में स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, अभी भी आर्मी नहीं था, वो धीरे धीरे बाद में होता है। फिर उसके बाद देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल हो गया, सोसाइटल देखेंगे। 4 वर्ना सिस्टम के बारे में मिलता है इसमें जानकारी, हम जानते ही हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण्स में कौन आते थे? खाली ब्राह्मण्स नहीं आते थे, ब्राह्मण वर्णज में टीचर लोग भी आते थे जो पढ़ाते थे संस्कृत, क्योंकि बेसिकली नॉलेज की बात हो रहा था ना। जिसके पास ब्राह्मण संस्कृत का नॉलेज है, जो पाठ कर सकते हैं, जो अपना संस्कृत का पाठ कर सकते हैं, जो मंत्र वगैरह उच्चारण कर सकते हैं, उनको वर्ण सिस्टम में रखा गया था। तो टीचर प्लस ब्राह्मण। क्षत्रिय में कौन कौन था? क्षत्रिय में ओनली राजा नहीं था, राजा के साथ में जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो राज करने में हेल्प करते थे, पुरोहित लोग वगैरह ही तो जो थे ना, पुरोहित लोग हेल्प करते थे ना राजा को, मंत्री काम करते थे, कोई मंत्री हो गया, कोई अलग अलग डिपार्टमेंट का हेड हो गया, तो वो लोग भी आते थे क्षत्रिय में। ब्राह्मण, क्षत्रिय। बैस में कौन आता था? बैस में सिर्फ फार्मर नहीं आते थे, फार्मर के साथ साथ मर्चेंट थे जो व्यापार करते थे इधर उधर, छोटे छोटे बैंकर थे जो लोन दिया करते थे सबको, वो सब आते थे बैस में। शूद्रा में कौन आते थे? शूद्रा में मतलब कि जो लेबरर्स हो गए, सबसे नीचे तबके के लोग जो काम करते हैं, लेबर वगैरह काम करते हैं, वो सब हो गए। या फिर मतलब आर्टिसंस लोग, जो छोटे छोटे आर्टिसंस है, कोई मट्टी का बर्तन बना रहे हैं, कोई जूता बना रहा है, कोबलर हो गया, मोची हो गया, आर्टिसंस लोग, वो सब आते थे शूद्रा में। उस समय मोनोगेमस था, बताए थे कि मोनोगेमस पैट्रियार्कल सोसाइटी था, मानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी ही था। ऐसा नहीं है कि मार देना है कि ज्यादा उत्प्रोत होकर के हाँ इतना सब कुछ सही है तो मैट्रियार्कल सोसाइटी होगा, ऐसा नहीं। पैट्रियार्कल सोसाइटी ही था, लेकिन मोनोगेमस था, एक ही शादी किया करते थे लोग उसमें। और ऑक्यूपेशन क्या था? ऑक्यूपेशन क्या था? हेरिडिटरी नहीं था, जिसको जो आएगा वो करेगा। अगर ब्राह्मण का बेटा है, उनको भी अगर संस्कृत पाठ करना नहीं आ रहा है और उसको कोई जूता बनाने आ रहा था, वो भी मोची बन जाएगा। मतलब कि हेरिडिटरी नहीं है, कोई कुछ कर सकता है। चाइल्ड मैरिज यहाँ पे था, सॉरी चाइल्ड मैरिज यहाँ पे नहीं था, ठीक है ना। अब विडो मैरिज यहाँ पे, विडोरी मैरिज यहाँ पे था ना। चाइल्ड मैरिज यहाँ पे नहीं था, चाइल्ड मैरिज नहीं कर सकते थे, मैंने बहुत लोग नहीं करते थे, ऐसा देखा गया है। और चाइल्ड विडो शादी होता था। काऊ को अघान्य मानते थे, मैंने कोई मार नहीं सकता है, अघान्य मैंने जिसको कि कोई मार नहीं सकता, अगर मार दिया तो उसको देश निकाला का सजा हो जाता था, इतना कड़ा नियम था यहाँ पे। उस प्रकार से रिलीजन था। इंद्र को सबसे बड़ा मानते थे, फिर अग्नि थे, फिर वरुण देवता थे। इकोनॉमी में देखेंगे कि हम लोग कैटल हर्डर, अभी भी बताए कि इंडस वैली जब टूट गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब खत्म हो गया, तो हम लोग फिर क्या हो गया कि हम लोग फिर से गांव की तरफ चले गए, और फिर से यहाँ पे हम लोग कैटल हर्डर बन गए। देखो यहाँ पे दिख रहा है, कैटल हर्डर हम लोग बन गए फिर से। यहाँ पे हम लोग कैट और कैमल के बारे में जानकारी नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हम लोग को सिर्फ लाइन के बारे में जानकारी नहीं था, यहाँ पे कैट कैमल के बारे में लोग फेमिलियर नहीं थे। कभी कभी देखे होंगे लेकिन उतना फेमिलियर नहीं थे।
और यहाँ पे लाइन के टाइगर के बारे में तो जानकारी नहीं था, यहाँ पे टाइगर के बारे में लोगों को पता ही नहीं था यहाँ पे। और इस कल्चर को बोलते हैं ओसीपी कल्चर, माने ग्रीक वैदिक कल्चर को बोलते हैं ओसीपी कल्चर, ओचरे कलर्ड पॉटरी, इसको बोलते हैं ओचरे कलर्ड पॉटरी कल्चर, ओसीपी कल्चर। ओचरे मतलब होता है गेरुआ, गेरुआ रंग होता है ना, जो गेरुआ रंग उस कलर को बोलते हैं ओचरे, हल्का सा पीला वगैरह, ये हो गया। उसको देखते हैं लेटर वैलिक, लेटर वैलिक में हम लोग ये तो देख चुके हैं सारा पॉलिटिकल सिस्टम तक, सोसाइटल देख लेते हैं। याजना बिकम कॉम्प्लिकेटेड। अब ये देखो, ध्यान करो यहाँ से ध्यान करो कि ये सब धीरे धीरे वैदिक एज का होने के बाद हमारा धीरे धीरे रिलीजियस मूवमेंट आना चालू होता है, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब आना चालू होता है। क्यों आता है? क्योंकि जो हमारा जो ब्राह्मणिकल सिस्टम था, जो हम लोग ब्राह्मणिकल सिस्टम फॉलो करते थे, इतना कॉम्प्लिकेट हो गया था ना कि हर आदमी को लगता था कि अब हम बचेंगे ही नहीं, जब तक हमारे पास पैसा नहीं रहेगा बचेंगे नहीं। अब कुछ छोटा सा पाप कर दिया, तुम इतना बड़ा याग करो, ये करो, वो करो, तब तुमको होगा। छोटा सा कुछ पूजा किया, इतना दान दो, ये दो, वो दो, मतलब घर बिक जाता था। लोगों को अनाज नहीं है खाने के लिए, दान देने के लिए मतलब देना पड़ रहा है, ऐसा सिस्टम हो गया था। याजना बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड, सो एकदम कॉम्प्लिकेटेड, और मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो चुका था। तभी तो नया नया रिलीजन आना चालू होता है। इसी के बाद तो होता है, लेटर वैदिक के बाद ही तो हमारा जैनिज्म, बुद्धिज्म आना चालू होता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुका था हमारा ब्राह्मणिकल सिस्टम। और स्टेटस ऑफ वुमेन क्या हो गया, धीरे धीरे बहुत गिर गया। समिति में यहाँ बोले कि समिति में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन समिति में यहाँ पे पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाने लगा, धीरे धीरे वुमेन को हटाने लग गया। यहाँ पे 3 तरह का इविल्स मानते थे, लिक्विड मैंने दारू, वुमेन। अब सोचो वुमेन का क्या स्टेटस हुआ होगा, स्टेटस वुमेन कितना गिर गया होगा स्टेटस का वुमेन, कि इसको हम लोग इविल्स मानने लग गए वुमेन को। और डाइस माने पासा, जो खेलते हैं। ऐसे भी महाभारत में याद करो, महाभारत कहानी जब चल रहा था तो वहां पे दारू ही पिया जाता था। वुमेन को भी और जुआ में लगा दिया गया था। तो यही डाइस माने जुआ, यही जुआ, अब वुमेन और दारू पी करके, तो ये 3 चीज को इविल्स मानते थे। लेकिन ये तो चलो ठीक है, लिक्विड डाइस तो ठीक है, वुमेन का स्टेटस इतना गिर गया, सोचो इसको इविल्स मानने लग गया। यहीं से समझ में आता है कि इसका कैसा सिस्टम चल रहा था। धीरे धीरे मोनोगेमस से धीरे धीरे पॉलीगेमस होना चालू हो गया, लोग एक से ज्यादा शादी करने लग गए। रिलीजियस सिस्टम कैसा था? रिलीजन में प्रजापति जो बोलते हैं, जो हमारे यूनिवर्स बनाए हैं, उनको बोलते थे सुप्रीम गॉड। यहाँ पे इंद्र थे, लेकिन यहाँ पे जो हमारा प्रजापति है उनको सुप्रीम गॉड माना जाने लगा। इकोनॉमी कैसा था? हम लोग तो यहाँ पे कैटल हर्डर थे, क्योंकि हम लोग इंडस वैली के बाद ये पढ़ते थे, कैटल हर्डर थे। लेकिन यहाँ पे सोचो, राजा जब याद करने की जरूरत कुछ नहीं है, जब राजा आने लग गया तो उसके लिए लैंड सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी तो अपना अथी बनाएगा, जनपद बनाएगा, तो जनपद के लिए लैंड, ऐसी खेती करने के लिए भी लैंड, तो इसलिए फिर लैंड हमारा मोस्ट वैल्यूएबल चीज हो गया। और इस कल्चर को बोलते हैं ओसीपी कल्चर, इस कल्चर को बोलते हैं PGW, यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। पेंटेड ग्रे माने कि पोट्री जो होता था वो ग्रे कलर का पोट्री होता था, यहाँ पे गेरुआ रंग का पोट्री होता था। यहाँ पे धीरे धीरे ग्रे कलर का पोट्री हम लोग बनाना चालू कर दिए। ऐसे भी याद करो, जब हम टाइमलाइन दिए थे उसमें बताए थे कि आयरन एज को तीन अथी में डिवाइड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? पेंटेड ग्रे वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, और हम लोग मेगालिथ, 3 तरह कल्चर में डिवाइड करते हैं। तो यहीं से तो आयरन एज स्टार्ट होता है। ग्रीक वेद में आयरन एज कहाँ रहता है? यहाँ तो आयरन की खोज ही नहीं हुआ था। हजार बीसी के बाद ही तो आयरन हमारा चालू होता है। तो इसके पहले आयरन नहीं मिला था हमको। अगर इसके पहले क्वेश्चन में आ गया कि आयरन हम यूज करते थे, तो उसको गलत मारना है, क्योंकि यहीं इसके बाद हम लोग आयरन का यूज करना चालू कर दिए हैं। तो ये हो गया दोस्तों, आप लोग का टॉपिक रेडी हो गया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक आऊंगा, आप लोग लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।